हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 39 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी फाउंडेशन कोर्स के बारे में, जो कि डिकोड एग्ज़ाम आप लोगों के लिए लेकर आया है 2025 यूपीपीसीएस बैच के लिए। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में डिवाइड किया गया है। जब हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स के सिलेबस की, तो यहाँ पर आपका जीएस पेपर प्लस करंट अफेयर प्लस सीसैट पेपर इंक्लूडेड होगा। और मेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके 6 जीएस के पेपर के साथ साथ हिंदी और एसए पेपर भी इंक्लूडेड होगा। और किस तरीके से आपको अपने मेंस में आंसर्स को लिखना है ये भी बताया जाएगा इस कोर्स में। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी क्वेरी है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्ज़ाम आप लोगों के लिए 2 और नए कोर्सेज लेकर आया है। एक यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए टेस्ट सीरीज़ है। इस टेस्ट सीरीज़ में आपको 12,000 से ज़्यादा प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। और मैं बता दूं क्लास, रोज़ आपको टेलीग्राम में टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे जहां पर आप उन टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज से रिलेटेड 2025 यूपीपीसीएस की कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई क्वेरी है आपको, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकती हैं। डिकोड एग्ज़ाम आप लोगों के लिए यूपीपीसीएस मेंस 2024 के लिए भी एक बैच लेकर आया है, जिसमें कि जो आपका पूरा सब्जेक्ट है उसको वेरियस टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। जीएस सब्जेक्ट्स जो सिलेबस है उसको वेरियस टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है और हर दिन उस टॉपिक से रिलेटेड 5 ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसके के आंसर्स आप हमें लिखकर सेंड करते हैं और हमारे यहाँ के फैकल्टी उसको चेक करके आपको फीडबैक देते हैं। प्लस 5 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके कि मॉडल आंसर्स कोचिंग द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखेंगे और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवाइज करते हुए चलेंगे। आधुनिक भारत से रिलेटेड प्रश्न है और अभी 2-3 क्लासेस से हम लोग आधुनिक भारत से रिलेटेड प्रश्नों को देख रहे हैं। तो आप में से जिन भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि पहले की क्लासेस जो हैं मॉक टेस्ट, वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस पूरे मॉक टेस्ट में हम लोग बहुत से महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस करते हैं, पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी जो पहला क्वेश्चन है वो तो बहुत ही आसान है। आप में से कई स्टूडेंट ने अभी तक तो आंसर भी दे लिया होगा, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट आपसे और करूंगी, जो कि मैं हर सेशन के पहले करती हूं, कि हमेशा इस क्लास के स्टार्टिंग के पहले आंख बंद करके सोचा करिए कि आपका जो नाम है ना, वो लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट में लिखा हुआ है। अब फिर जब आपने उस फीलिंग को मतलब इन्जॉय कर लिया कि हाँ मेरा नाम लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट में लिखा हुआ है, तो अपने आप से प्रश्न पूछा करिए कि क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। तो तब आपको उत्तर मिलेगा, क्योंकि आपने कर्म किया। मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ क्लास कि सपने बहुत लोग देखते हैं और बहुत लोगों के सपने पूरे भी होते हैं और कुछ लोगों के सपने पूरे नहीं भी होते हैं। लेकिन अगर आपने कर्म किया है, पूरी ईमानदारी दिखाई है, जो इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, जितनी पढ़ाई एग्ज़ाम मानता है, जितनी पढ़ाई ये पूरा एग्ज़ाम, जितनी एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस एग्ज़ाम मानता है, ठीक है, वो सारी मांग आपने इस एग्ज़ाम की पूरी की है, मतलब आपने अपना 100% दिया है, तो कभी भी आप जीवन में निराश नहीं होंगे। दुख होगा लेकिन निराश नहीं होंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने अपने प्रति वफादारी नहीं की थी। तो हमेशा सोचिए, सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि आपका सिलेक्शन होना ही है। जब आप आज यहाँ पर हैं, तैयारी कर रहे हैं और आने वाले कुछ समय में आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, तो ये सोच के अपीयर होइए अभी कि मेरा सिलेक्शन होना ही है। और दूसरी चीज़ क्यों होना है, क्योंकि मैं अपना 100% दे रहा हूँ, दे रही हूँ इस एग्ज़ाम के लिए, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, अपने आप से रोज़ ये बात बोला करिए और अच्छे से पढ़ाई किया करिए। पढ़ाई करिए, देखिए आपको कहाँ पर डाउट हो रहा है, कहाँ पर दिक्कत हो रही है, इस चीज़ को नोट डाउन करिए और फिर उस पर वर्क करिए आप, ठीक है। अब ये नहीं कि ब्लाइंडली आप फॉलो कर रहे हो लेक्चर्स को,
ऐश्वर्या मैम का लेक्चर है तो हाँ उठा चलाया, सुनते गए सुनते गए सुनते गए। अरे नहीं, आपने लेक्चर को सुना, आपको समझ में आया कि आपको कौन से टॉपिक्स आते थे, कौन से टॉपिक्स नहीं आते थे। अब जब ये लेक्चर एंड हो जाएगा तो जो टॉपिक्स आपको नहीं आते थे उन टॉपिक्स को पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। और फिर उसके बाद जिस टॉपिक में आपको डाउट होता है उसमें जब आप क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे तो उस क्वेश्चन के आंसर देने की जिम्मेदारी मेरी बनती है। और मैं जो भी टॉपिक आप लोगों को दिक्कत दे रहा है एग्जाम में, वो सारे टॉपिक मैं इस टेस्ट में डिस्कस जरूर करूंगी। अभी आधुनिक भारत को डिस्कस कर रहे हैं इसीलिए ब्रेक नहीं कर रही हूँ। अब इसके बाद मुझे याद है कि मेरे स्टूडेंट्स ने रिवर सिस्टम के बारे में बोला है, ठीक है, उसके बाद सेंसस के बारे में, योजना के बारे में, और अभी मैंने देखा एक स्टूडेंट है उसने आपके रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इन सबको एक बार और एक्सप्लेन करने को बोला है। तो मैं ये सारे टॉपिक्स ज़रूर कवर करूंगी, उसकी चिंता आप नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन क्लास अपने प्रति वफादार ज़रूर रहिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। जब आप खुद के प्रति वफादार रहेंगे तो आपका एग्जाम में ज़रूर सिलेक्शन होगा, ठीक है। बस यही चीज़ मैं आपको रोज़ बताना चाहती हूँ। थोड़ा सा टाइम मैं ले लेती हूँ हर क्लास के पहले 1-2 मिनट, बस इसीलिए कि कभी भी आप लोग भटके ना, कभी ऐसा लगे कि नहीं हो पा रहा है तो अपने पढ़ाई ना छोड़ दें। अरे जब मैदान में उतरे हैं, युद्ध में उतरे हैं, तो क्या युद्ध करिए ना। फिर जब उतर ही गए, या तो उतरे नहीं होते, और जब उतर ही गए हैं तो अच्छे से युद्ध करो ना, योद्धा की तरह युद्ध करो, अपना पूरा दो, 100% दो, और जीत होगी आपकी। बस इतना याद रखिएगा। चलो अब यहाँ पर देखो, हु वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? कौन पहला वाइसरॉय था भारत का? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं लॉर्ड डेलहाउसी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड रिपन, ठीक है। अब देखो क्लास, कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको इस प्रश्न से रिलेटेड पता होने चाहिए। यहाँ पर आपका आंसर है लॉर्ड कैनिंग, सी आपका सही उत्तर है। आप जब भी पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ नाम लिखने जा रही हूँ। वॉरेन हेस्टिंग, फिर यहाँ पर विलियम बेंटिक, फिर लॉर्ड कैनिंग, क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, जब हम वॉरेन हेस्टिंग की बात करेंगे, जब हम वॉरेन हेस्टिंग की बात करेंगे तो ये क्या था? ये फर्स्ट गवर्नर जनरल था, ठीक है। और कहां से था ये? बंगाल से था। बताओ, विलियम बेंटिक की बात करेंगे तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे तो ये फर्स्ट वॉइसरॉय था। बताओ, क्लियर? ये चीज क्लियर है? अब 2-3 पॉइंट और ध्यान देना यहां पर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पहले बॉम्बे के गवर्नर अलग थे, मद्रास के गवर्नर अलग थे, बंगाल के गवर्नर अलग थे, ठीक है। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जब आया तो इन्होंने जो गवर्नर था बंगाल का उसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे उनको किसके अंतर्गत लाके रख दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंतर्गत। ये याद रखिएगा।
अब किसके पास ज़्यादा पावर आ गई, कौन ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास जो थे वो इनके अंतर्गत आ गए हैं। और फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल जो था वो कौन था? वो वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, क्लियर है। और मैंने आपको बताया था रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट लाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी ना, वो तो डूब रही थी, उसकी बैलेंस शीट आप देखते तो माइनस में जा रही थी, लेकिन जो उसके ऑफिसर्स थे, जो उसके कर्मचारी थे, वो तो अमीर होते जा रहे थे। तो जब ईस्ट इंडियन कंपनी जाती है क्राउन के पास और कहती है हमें पैसों की आवश्यकता है, तो क्राउन क्या कहती है? क्राउन कहता है कि सुनिए, आपके तो जो एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स हैं वो तो अमीर हो रहे हैं, आप कैसे गरीब हो रहे हैं, पूरी कंपनी कैसे डूब रही है, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ईस्ट इंडियन कंपनी पे करप्शन चल रहा है। इसके जो ऑफिसर्स हैं वो करप्ट हो गए हैं, वो खुद तो अपनी जेब भर रहे हैं लेकिन कंपनी को मुनाफे पे नहीं जाने दे रहे हैं। इसी वजह से क्राउन ने एक आदेश जारी किया कि ईस्ट इंडियन कंपनी को कर्जा तो दिया जाएगा, लेकिन आज से इसे हम रेगुलेट करेंगे। ठीक है, ईस्ट इंडियन कंपनी को। और नाम क्या रखा गया एक्ट का? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ? गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश की गई, ये भी याद रखिएगा। मैंने आपको बताया है ना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट के तहत हुआ है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। और फर्स्ट सीजीआई कौन थे? एलिजा एम्पे थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और बोला गया कोई भी ऑफिसर जो है वो ये जो गिफ्ट्स और ब्राइब लेता है ना, ये नहीं ले पाएगा। तो थोड़ा जो ऑफिसर्स करप्ट हो रहे थे उनको भी रेगुलेट किया गया। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था उसको कब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया? यहाँ पर एक टर्म इंडिया क्यों इंक्लूड किया गया और कब इंक्लूड किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, एक चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट 1833, जिसमें कि क्या हुआ था? इसमें जो ईस्ट इंडियन कंपनी की जो मोनोपोली थी, जो एकाधिकार था, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर जब भी चार्टर एक्ट की बात आती है क्लास, तो आपको दो चार्टर एक्ट याद रखना है। एक तो 1813 वाला, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, और दूसरा आपको 20 साल बाद 1833 वाला। याद रखिएगा, पहले चार्टर एक्ट से क्या किया गया था? जो ईस्ट इंडियन का मोनोपोली थी, ईस्ट इंडियन कंपनी की जो एकाधिकार था, ठीक है, उसको क्या किया गया था? समाप्त किया गया था। लेकिन अभी भी ईस्ट इंडियन कंपनी की मोनोपोली टी ट्रेडिंग में, चाय की ट्रेडिंग में, और चाइना के साथ बनी हुई थी 1813 के बाद भी। लेकिन 20 साल बाद क्या किया गया? इनकी जो मोनोपोली थी, एकाधिकार था ईस्ट इंडियन कंपनी का चाय के बाजार में, व्यापार में, साथ ही साथ चाइना के साथ, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। और ईस्ट इंडियन कंपनी की, याद रखिएगा, जो कॉमर्शियल एक्टिविटी थी वो भी समाप्त हो गई। अब ईस्ट इंडियन कंपनी एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी काम करेगी 1833 से। ठीक है, ये 1833 से एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक इकाई की तरह काम करेगी। लेकिन बाद में जब आप जाते हो 1858 के एक्ट में, तो आप क्या देखते हो कि 1858 में जब क्वींस डिक्लेरेशन होता है तो क्वीन क्या कहती? ईस्ट इंडियन कंपनी अभी तक आपको क्या कर रही थी? गवर्न कर रही थी, आपको एडमिनिस्टर कर रही थी। इसी वजह से ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस और आपका शोषण हो रहा था। इन्हीं की वजह से 1857 का रिवॉल्ट हुआ। अब मैं ईस्ट इंडियन कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उसको भी ख़त्म करती हूँ और पूरी पावर जो है वो क्राउन के अंतर्गत रखती हूँ। तो आज से क्या होगा? आज से भारत का हर देशवासी जो है वो क्राउन के अंतर्गत आएगा और आप हमारे देशवासी कहलाएंगे और हमें आपके सुख दुख का याद रहेगा। 1857 की क्रांति भूल जाओ, वो तो ईस्ट इंडियन कंपनी का नतीजा था, क्योंकि वो यहाँ पर काम कर रही थी एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी।
देख लो ब्लेम को कैसे शिफ्ट कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जब आप देखते हो अर्ली हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, तो आप पाते भी हो कि लोगों को विश्वास था क्राउन पे। जो हमारे नरम दल के नेता थे उनको लगता था कि अगर क्राउन तक, इंग्लैंड तक हमारी मांग गई, हमारी बातें गई कि ये लोग हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारा शोषण हो रहा है, तो वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। क्योंकि क्वीन डिक्लेरेशन में कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ विश्वास में दिलाई गई थी कि ऐसा होगा। लेकिन क्या होता है, कुछ नहीं होता है। बाद में हम लोग कहते हैं अब चलो आप भी जाओ। तो ये तो पूरी आधुनिक भारत की हिस्ट्री है, ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो, तो इसी वजह से मैंने आपको बताया कि 1833 के जो चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडियन कंपनी जो आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रही थी उसको पूरी तरीके से समाप्त करके अब ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह बिहेव करेगी। और यहाँ पर अब एक टर्म यूज कर दिया गया इंडिया। अब उसे हम, जो पोजीशन है नहीं, उसे हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहेंगे। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक थे, ठीक है। अब फर्स्ट वॉइसरॉय की बात करेंगे तो 1857 की क्रांति के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है 1858, उसके तहत हमने क्या कहा कि अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं, ईस्ट इंडियन कंपनी जब तक एडमिनिस्टर कर रही थी, प्रशासन कर रही थी, तब तक था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब इस पोजीशन को हम हटा रहे हैं। अब आप सभी क्राउन के अंतर्गत आते हैं, तो आप पर ध्यान कौन देगा, वाइसरॉय। और ये जो वाइसरॉय है ना, ये कौन है, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन है, ना कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी है। ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था, ये तो किसका रिप्रेजेंटेटिव था, ईस्ट इंडियन कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था। लेकिन अब जो वाइसरॉय आया है ना, ये क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है। और याद रखिएगा, इसी एक्ट के तहत एक और नई पोजीशन का गठन हुआ था, जिसका कि नाम क्या था, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। जो वाइसरॉय हुआ करता था वो भारत में बैठता था, और सेक्रेटरी जनरल जो हुआ करते थे वो इंग्लैंड में रहते थे। क्लियर। यहाँ पर आपके परीक्षा में कई प्रश्न बन सकते हैं और इन चीज़ों में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको नाम भी बता दिया कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, फर्स्ट वाइसरॉय कौन था, और किस किस एक्ट से इन पोजीशंस का नाम बदला गया है, मैंने आपको ये भी बता दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो, जिसको जिसको समझ में आया वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला देखते हैं, सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया गया था, यहां पर बोला गया है आपका। तो बताइए कौन सा विश्वविद्यालय लॉर्ड कैनिंग के समय में नहीं स्थापित किया गया था। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, बॉम्बे भी हुआ था, मद्रास भी हुआ था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो क्या होगा, कौन सा नहीं किया गया था, तो डी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गठन लॉर्ड कैनिंग के समय में नहीं हुआ था। लेकिन जब हम कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के विश्वविद्यालय का बात करते हैं तो इसका गठन इसी समय हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है क्लास। बताइए, इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत क्या हुआ था, तो बताइए 1858 के अंतर्गत क्या हुआ था। ईस्ट इंडियन कंपनी को समाप्त कर दिया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी, भारतीय सिविल सेवा का गठन हुआ था। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ है, 1885 में हुआ है। अभी हम लोग 1858 के समय में हैं। पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत कब हुई है, 1909 में। कौन सा रिफॉर्म था, मॉर्ले मिंटो, ठीक है। और सबसे पहले किसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई है, मुस्लिम्स के लिए, याद है ना क्लास। अगर यहीं पर हम 1919 वाले एक्ट को देख ले, जिसको कि हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, तो इसमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई है, पृथक निर्वाचन की बात की गई है। किसके किसके लिए की गई है, सिख के लिए, याद रखिएगा, और एंग्लो इंडियंस के लिए, और बताओ क्रिश्चियंस के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, ठीक है, यूरोपियंस के लिए, याद रहेगा। और फिर 1932 का समय याद रखिएगा, जब कम्युनल अवार्ड की बात किसके लिए की जाती है, दलित्स के लिए की जाती है। लेकिन बाद में महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में समझौता होता है, पूना पैक्ट, जिसके बाद
इसको नहीं स्वीकार किया जाता है। वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो कम्युनल अवार्ड की बात की जाती है मैकडॉनल्ड द्वारा, उससे रिलेटेड है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। अब यहाँ पर भारतीय सिविल सेवा का गठन दिया गया है और ईस्ट इंडियन कंपनी को समाप्त कर दिया गया है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है 1858 में क्वींस डिक्लेरेशन पढ़ा जाता है, जिसमें क्या बोल दिया जाता है, आज से आप सभी क्राउन के अंतर्गत आते हैं, आज से ब्रिटिश क्राउन सॉवरेन है, ईस्ट इंडियन कंपनी की हम लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई की तरह ये काम कर रहा था, प्रशासनिक इकाई की तरह, इसको भी हम खत्म करते हैं और ब्रिटिश क्राउन का आज से राज होगा, ये याद रखिएगा। तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय सिविल सेवा का गठन अगर हम देखेंगे तो अभी हम लोग फादर ऑफ सिविल सर्विसेज बोला जाता है ना कॉर्नवालिस को, तो कॉर्नवालिस के समय में उसको डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 1858 में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का क्या महत्व था, तो जल्दी बता दो। इसमें ब्रिटिश शासन समाप्त करने की घोषणा की गई, इसमें भारतीय को स्वशासन का अधिकार दिया गया, इसमें भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया, इसमें जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई। तो बताओ क्लास, अभी मैंने आपको बताया इसके तहत क्या होता था, इसमें भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। अगला देखो, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत कौन सा प्रमुख सुधार किया गया था, तो 1861 एक्ट के तहत कौन सा मेन रिफॉर्म किया गया था, ये पूछा गया है। भारतीयों को विधायी परिषद में भाग लेने की अनुमति दी गई, जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई, लैप्स की नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लागू किया गया, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी का विलय कर दिया गया। तो बताइए यहाँ पर 1861 की बात की गई है। 1861 जो एक्ट है, याद रखिएगा क्लास, ये 1858 एक्ट के बाद आता है। यहाँ पर अगर हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात करें तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा दिया गया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो डेलहाउसी द्वारा दिया गया था, ठीक है, आपको पता होगा। और डेलहाउसी का डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कब समाप्त कर दिया गया था, 1858 में ही, जब क्वींस डिक्लेरेशन होता है उसी समय इसको समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जमींदारी प्रथा की बात करें, ये भी उसी समय समाप्त हो जाती है। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी का विलय ये भी नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो पहला है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीयों को विधायी परिषद में भाग लेने की अनुमति दे दी गई, ए आपका सही उत्तर है। ये याद रखिएगा, इन सब की बात जब हम करते हैं इसकी और इसकी, तो मेनली ये तो आपका 1858 एक्ट में ही एबॉलिश करने की बात इनको की जाती है। आगे देखते हैं, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई है, तो बताइए कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो यहाँ पर भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत, ठीक है, 1861 के तहत। अगर आपसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलेगा तो आप कौन सा एक्ट बताएंगे, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सुप्रीम कोर्ट, और एलिजा एम्पे का नाम याद रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग देखते हैं, जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की हम बात कर रहे हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की, इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है परीक्षा के लिए। कार्यकारी परिषद में भारतीयों को कब जोड़ा गया था, अगर परीक्षा में ये पूछा जाएगा आपसे, इस वाले प्रश्न को मैं खोल रही हूँ यहाँ पर, कार्यकारी परिषद में भारतीयों को कब जोड़ा गया था, बताओ। अब कितने लोगों को लग रहा है 1861 में, जिसको भी ये लग रहा है ना 1861 में, जाके पानी पी के आओ। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मैं बात कर रही हूँ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों को कब जोड़ा गया था, तो मैंने आपको बताया था एक्ट आया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, कब, 1909 में। और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में पहली बार किसी इंडियन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखा गया था एज अ लॉ मेंबर, ठीक है, और उनका नाम क्या था, एसपी सिन्हा था। ये याद रखिएगा क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। जब भी आपसे बोला जाएगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात तो आप लोग याद रखेंगे वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार इंडियन मेंबर को जोड़ा गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत, मॉले मिंटो रिफॉर्म के तहत, जिसमें जो फर्स्ट इंडियन मेंबर थे वो आपके लॉ मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, और उनका नाम था एसपी सिन्हा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। देखिए यहाँ पर सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा की बात यहाँ पर की गई है। लेकिन अगर यही परीक्षा में आपसे बोला जाएगा कि भारतीयों को पहली बार विधायी परिषद में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नामांकित करने का प्रावधान कब से स्टार्ट हुआ, तो आप क्या बताएंगे? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्लियर हुआ ना क्लास? जब 1909 की बात करेंगे तो यहाँ पर बोला गया है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहला इंडियन मेंबर को जोड़ा गया 1909 में एज अ लॉ मेंबर एसपी सिन्हा। ठीक है, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों को कब नामांकित किया गया, नॉमिनेट किया गया, किस एक्ट के तहत, तो आप बताएंगे 1861 एक्ट के तहत। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर विधायी परिषद की बात की जा रही है और यहाँ पर आपकी की जा रही है कार्यकारी परिषद की, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। एग्जीक्यूटिव काउंसिल 1909, ठीक है, फर्स्ट लॉ मेंबर एसपी सिन्हा, विधायी परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो आप क्या बताएंगे? 1861 में पहली बार भारतीयों को नॉमिनेट किया गया था। चलो, इस स्टेज में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक प्रश्न आप लोगों का 1833 से दिया गया था कि 1833 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्ट का, तो उसमें एक ऑप्शन दिया गया था स्लेवरी को ख़त्म करना। देखिए क्लास, उस प्रश्न में पूछा गया था कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। हाँ, ये तो बात सही है कि स्लेवरी को ख़त्म करने की बात 1833 में की गई थी और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1843 में, ठीक है, एक्ट 5 के तहत। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, दास प्रथा के अंत की बात की गई थी। लेकिन 1833 जो एक्ट था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रश्न ये था। तो मेन ऑब्जेक्टिव में आपका आंसर क्या होगा? जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी उसको अब उसकी जो कॉमर्शियल एक्टिविटी थी उसको पूरी तरीके से एंड कर दिया गया। ठीक है, और अब ईस्ट इंडियन कंपनी को एक प्रशासनिक इकाई बना दी गई, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था, है ना। 1833 में पूरी तरीके से जो ट्रेड मोनोपोली चल रही थी चाइना के साथ, चाय के साथ, वो भी खत्म कर दी गई। अब ईस्ट इंडियन कंपनी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई। ये मेन ऑब्जेक्टिव था, इसलिए ये आंसर आपका ज़्यादा एक्यूरेट था। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, वैसे मैंने कमेंट बॉक्स में भी आपको बता दिया था। चलो, अब यहाँ देखो, किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और उस समय वायसराय कौन रहा होगा? जो डफर है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है लॉर्ड डफरिन। ठीक है, क्लियर। चलो, आप ही में से किसी स्टूडेंट ने कहा था कि मैम एक बार वायसराय से रिलेटेड प्रश्नों को करा दीजिए, तो प्रश्नों के माध्यम से अभी हम बहुत सी चीज़ें रिवाइज करेंगे, बस क्लास में बने रहना। ये देखो, किस वायसराय के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था? ये तो मैंने आप लोगों को कई बार बता दिया है। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था और उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था, याद रखिएगा। तो ए आपका सही उत्तर हो गया। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे लॉर्ड कर्जन के समय की। लॉर्ड कर्जन के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो तो यही है कि 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। और लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया, ये जो लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल को विभाजित किया ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में, तो उसने क्या कहा कि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल एक साथ बहुत बड़ा प्रोविंस है और इसको एडमिनिस्टर करना, इसका प्रशासन करना इतना आसान नहीं है। इसी वजह से हम इसको दो प्रोविंस में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन उसने क्या किया था? ईस्ट बंगाल को इस तरीके से डिवाइड किया था कि यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी वाले लोग थे और वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजॉरिटी वाले लोग थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि लॉर्ड कर्जन ने फूट डालने के लिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया था ताकि हिंदू और मुस्लिम में एक फूट पड़ जाए। ठीक है, लेकिन आप देखते हैं इतना सक्सेसफुल नहीं रहता है। वहाँ के लोग रक्षाबंधन मनाते हैं, ठीक है, यूनिटी दिखाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया।
पूर्वी बंगाल और असम एक तरफ थे और पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो था वो एक तरफ थे। ठीक है, यहाँ पर आपके हिंदू मेजॉरिटी वाले लोग थे और इधर मुस्लिम। ठीक है, क्लियर है। फिर यहाँ देखिए ब्रिटिश सरकार का क्या तर्क था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए विभाजन किया गया है। मैंने आपको बताया ना, ये जो प्रोविंस है वो बहुत ही बड़ा है, तो इसको एडमिनिस्टर करना इतना आसान नहीं है, इस वजह से हम विभाजन कर रहे हैं। लेकिन भारतीयों ने इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी थी, फूट डालो और राज्य करो नीति इसे माना। इसका परिणाम क्या निकला? स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, और बाइकॉट मूवमेंट, बहिष्कार आंदोलन। हमने कहा हम स्वदेशी अपनाएंगे, ठीक है, हम खादी को प्रमोट करेंगे, चरखा की बात करेंगे, हम बाइकॉट करेंगे। ठीक है, फिर 1906 में आपको पता है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और 1906 में ही याद रखिएगा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके सेशन को कौन प्रिसाइड करते हैं? दादा भाई नौरोजी। और ये सेशन कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है, ये याद रखिएगा। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और 1905 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन होता है जो कि बनारस में होता है, जिसको कौन प्रिसाइड करता है? गोपाल कृष्ण गोखले प्रिसाइड करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को हम लोग पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी कहते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही 1905 में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया है? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये भी याद रखिएगा क्लास, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोल दे। और 1906 का समय आता है तो उस सेशन को कौन प्रिसाइड करता है? दादा भाई नौरोजी प्रिसाइड करते हैं। कहाँ पे ये सेशन होता है? कलकत्ता में होता है। ठीक है, जहां पर 4 रिजोल्यूशन पास किए जाते हैं। स्वदेशी की बात की जाती है, बाइकॉट की बात की जाती है, नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की जाती है। ये सब चीजें पता है ना? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ 1906 में एक और चीज होती है, वो क्या होती है? मुस्लिम लीग का गठन होता है। कहाँ मुस्लिम लीग का गठन होता है पूछा जाए तो आप बताएंगे मुस्लिम लीग का गठन कहाँ होता है? ढाका में होता है। उस समय ढाका का जो आपका नवाब था वो सलीमुल्लाह खान था। ठीक है, और मुस्लिम लीग के जो पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो कौन होते हैं? वो आगा खान होते हैं। ठीक है, और कभी भी अगर परीक्षा में आपको दिया जाए कि मुस्लिम लीग के फाउंडिंग मेंबर्स में मोहम्मद अली जिन्ना थे तो आप कहेंगे नहीं, मुस्लिम लीग के फाउंडिंग मेंबर्स में मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना बाद में जाकर मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं, वो फाउंडिंग मेंबर्स में बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, फिर देखो 1911 में क्या होता है? 1911 का समय आपको पता है। 1911 में दिल्ली दरबार होता है। लॉर्ड हार्डिंग के जो काफिला होता है उस पर रास बिहारी बोस बम फेंक देते हैं। रास बिहारी बोस किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? अनुशीलन समिति से, याद रखिएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद 1911 के जो दिल्ली दरबार होता है ना क्लास, उसमें क्या क्या चीजें होती है? पार्टीशन, जो बंगाल का विभाजन हुआ है उसको रद्द कर दिया जाता है और जो कैपिटल है उसे बंगाल से दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है। ये भी याद रखिएगा। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर ली हूँ। देखो क्लास, ये जो है ना, यहाँ पर हम प्रश्नों के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा आप पढ़कर भी बैठेंगे ना तो आपको और मजा आएगी क्लास में, ये मैं मानती हूँ। जब आपको थोड़ा सा आधुनिक भारत आपने पहले भी पढ़ा है ना तो आपको लगेगा कि मैम बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन ऐसे ही बताती जा रही हैं। अगर आपने पहले के क्वेश्चंस देखे हैं और पढ़ा है तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाली है इस क्लास में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मिल रहा है कि नहीं। और अगर आप नए हैं, पहली बार आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, तो भी आप मुझे बताइएगा क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे अपने सारे स्टूडेंट्स को साथ में लेते हुए चलना है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जिन स्टूडेंट्स का अच्छा खासा तैयार हो गया उन्हीं को मेरे क्लास से बेनिफिट होगा। मैं चाहती हूँ जो स्टूडेंट पहली बार भी आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेरे जो बताए हुए क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उनको भी मेरी क्लास समझ में आनी चाहिए। और अगर किसी भी टॉपिक पे उनको मेरी क्लास नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्लास। ये चीज़ मुझे आप बताइएगा, तभी मैं आपकी प्रॉब्लम समझ पाऊंगी। अब आगे जल्दी जल्दी रिवीजन पर फोकस करते हैं। अब देखो, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ये आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो था वो किस वाइसरॉय के समय में आया था? तो आप बताएंगे लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, और याद रखिएगा रविन्द्रनाथ
टैगोर ने इसका विरोध भी किया था, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 का। फिर देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई का पुनर्गठन। एएसआई का पुनर्गठन कब हुआ है? 1901 में हुआ है। वाइसरॉय कौन है? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। और यहाँ पर आप याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था अगर भारतीय स्मारकों को बचाने में मैं सफल रहा तो ये मैं गर्व से जाऊंगा। समझ में आ रहा है कि अगर भारतीय स्मारकों को मैं बचा लूंगा तो मैं यहाँ से गर्व से जाऊंगा। ये बात लॉर्ड कर्जन ने कही थी। तो याद रखिएगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1901 में इसका पुनर्गठन होता है। उस समय वाइसरॉय कौन होता है? लॉर्ड कर्जन होता है। और अगर परीक्षा में कभी भी प्रश्न दिया गया कि किसने कहा था कि भारतीय स्मारकों को अगर मैं बचा लूंगा तो मैं यहाँ से गर्व से जाऊंगा, तो आप बताएंगे उसी ने कहा था जिसके समय पे एएसआई का पुनर्गठन होता है 1901 में। और वो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन के समय ही इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 भी आता है, ठीक है। फिर देखिए कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट की अगर हम बात करें तो ये भी लॉर्ड कर्जन के समय में ही आता है। इस अधिनियम के तहत भारतीयों की संख्या कम कर दी गई और ब्रिटिश अधिकारियों का नियंत्रण बढ़ा दिया गया था। भारतीयों ने इसका विरोध किया था क्योंकि इससे प्रशासन में उनका प्रभाव घट गया था। तो अब बताइए, आप बता लोगे अगर कभी भी पूछा गया कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए कि लॉर्ड कर्जन के समय में कौन कौन सी चीज़ें हुई थी, तो अभी यहाँ पर अगर आप देखिए तो 1899 में सबसे पहले कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट आया। फिर उसके बाद आप बात करेंगे 1901 की, जब एएसआई का पुनर्गठन हुआ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पुनर्गठन हुआ लॉर्ड कर्जन के समय। फिर 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया। 1905 में इन्होंने बंगाल का विभाजन भी कर दिया था, ठीक है। और एक दो पॉइंट जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1901 में ही NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसको हम कहते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। ये याद रखिएगा 1901 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बनाया गया था। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में ही। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लिया। अब देखो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करने के लिए उन्होंने कई कदम उठाए थे लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। बंगाल विभाजन की वजह से भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन था उसको एक नई गति मिली थी। भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन और ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का आह्वान लिया था। और 1905 में बंगाल विभाजन के बाद भारी विरोध के कारण लॉर्ड कर्जन ने इस्तीफा दे दिया था। क्लियर क्लास? बताओ इतनी चीजें क्लियर हो गई? क्लियर हो रहा है? चीजें समझ में आ रही है? तो अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना जो बताने जा रही है। क्विक रिवीजन लिखो अपने नोटबुक में, लिखो लॉर्ड कर्जन। अब लिखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लॉर्ड कर्जन ने जो जो काम किए। सबसे पहले लिखो 1899 कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट, लिखो 1899 कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट। फिर लिखो 1901 में लिखो एएसआई के बारे में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। 1901 में ही लिखो NWFP नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस की गठन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया, ठीक है। 1901 वाला समय हो गया। फिर उसके बाद लिखो 1904 का समय जिसमें इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लिखो। फिर आओ 1905 के समय में जिसमें लिखो बंगाल का पार्टीशन, विभाजन ऑफ बंगाल, ठीक है। और इसके बाद आपको पता है बहुत विरोध हुआ और लॉर्ड कर्जन ने रिजाइन कर दिया। चलो अब थोड़ा सा और समय लेके जल्दी से मिंटो और हार्डिंग के बारे में भी बता देती हूँ। देखो लॉर्ड मिंटो की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको पता है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में 1909 की जब हम बात करते हैं तो जो मॉर्ले है वो सेक्रेटरी जनरल है। और सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन, ये जो पोजीशन है, ये जो पोस्ट है, किस एक्ट के तहत बनी थी? तो मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत क्या हुआ था? जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको एक नया नाम दे दिया गया वाइसरॉय। और वाइसरॉय कौन था? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन था। और एक और नई पोजीशन बनी थी, कौन सी? सेक्रेटरी जनरल ऑफ
सेक्रेटरी स्टेट, मतलब सेक्रेटरी स्टेट जनरल करके, स्टेट सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया होगा। अब जब 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया तो जो मॉर्ले है वो सेक्रेटरी है और मिंटो जो है वो वॉइसरॉय है। ये चीज़ क्लियर है आपको, ठीक है। बंगाल के विभाजन का इस समय बहुत तेजी से विरोध चल रहा था, आपको पता है ना। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है। मुस्लिम लीग की स्थापना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है, ये तो मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद लॉर्ड कर्जन का विरोध बहुत होता है, जिसके बाद लॉर्ड कर्जन इस्तीफा दे देता है और कौन आता है, मिंटो आता है। और 1906 में किसका गठन होता है, मुस्लिम लीग का गठन होता है। कहाँ होता है, ढाका में होता है। कौन नवाब होता है, सलीमुल्लाह खान होता है। फर्स्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, आगा खान होता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। चलो, ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो नीति को ये भी लागू करता है। कैसे लागू करता है, 1909 में ये कितना बड़ा फूट डाल देता है। लोग कहते हैं पार्टीशन की नींव तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में ही रख दी गई। पाकिस्तान की नींव तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में ही रख दी गई जब बोला गया कि हम मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचन लाएंगे। जब मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर दी गई। चल, अब लॉर्ड हार्डिंग की बात कर लेते हैं। लॉर्ड हार्डिंग के समय सबसे पहले आपको याद रखना है दिल्ली दरबार हुआ है, और दिल्ली दरबार में क्या होता है, लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पे राज बिहारी बोस बम गिरा देते हैं, जो कि अनुशीलन समिति से रिलेटेड है। और दिल्ली दरबार में ही क्या होता है, जो कैपिटल होती है उसको बंगाल से दिल्ली हस्तांतरित कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है, और जो बंगाल का विभाजन होता है उसको रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। अगर आपको पता होगा गदर आंदोलन के बारे में, ठीक है, कामागाटा मारू प्रकरण के बारे में 1913-14 का समय है, तो ये सब किसके समय में होगा, लॉर्ड हार्डिंग के समय में होगा, ठीक है। ये और 12 में आपको पता है दिल्ली में हार्डिंग पे बम गिरा दिया जाता है। तो चल, ये भी हो गया आप लोगों का। लॉर्ड लिटन प्रश्न में इन लोगों की बात की गई थी, तो थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लो। देखो, लॉर्ड लिटन जो है ना, इसने दिल्ली दरबार करवाया था 1877 में। कब कराया था, 1877 में। और उस दिल्ली दरबार में इन्होंने क्वीन विक्टोरिया को केसरे हिंद घोषित किया था। 1877 में जो दिल्ली दरबार हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में, उसमें क्वीन विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी जाती है, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात अगर हम करें, वर्नाकुलर मतलब भारतीय भाषा में जो आपकी मैगजीन वो हो रही थी, पब्लिश हो रही थी, उसके लिए लॉर्ड लिटन क्या लाता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाता है, ठीक है। और इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कौन रिपेल करता है, कौन हटाता है, तो वो लॉर्ड रिपेन होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की अगर बात किया जाए तो इसको लाता कौन है, लिटन लाता है, ठीक है। और इसको हटाता कौन है, रिपेन। रिपेल कौन करता है, रिपेन करता है, ठीक है। आर्म्स एक्ट याद रखिएगा, आर्म्स एक्ट किसके समय में आया है, आर्म्स एक्ट भी लॉर्ड लिटन के समय में आया है। भारतीयों को बिना लाइसेंस के हथियार रखने पर रोक लगा दी गई थी, ये याद रखिएगा आर्म्स एक्ट के तहत। द्वितीय अफगान युद्ध किसके समय में हुआ है, लॉर्ड लिटन के समय में हुआ है। फेमिनिन कमीशन, अकाल आयोग का गठन किसके समय में हुआ है, लॉर्ड लिटन के समय में हुआ है। तो लॉर्ड लिटन इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। 1877 में लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज कराया था, जिसमें इन्होंने क्वीन विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी थी। लॉर्ड लिटन वही आदमी है जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया, भारतीय जो भाषाओं में जो मैगजीन पब्लिश हो रही थी उन पर थोड़ा सा वो कसने के लिए, रोकने के लिए उनको, ठीक है। और फिर यही आर्म एक्ट लेकर आया, जिसके तहत भारतीय जो थे वो अपने पास आर्म्स नहीं रख सकते थे, हथियार नहीं रख सकते थे। द्वितीय अफगान युद्ध किसके समय में हुआ है, लॉर्ड लिटन के समय में हुआ है। और फेमिन कमीशन, अकाल आयोग का गठन भी किसके समय में हुआ है, लॉर्ड लिटन के समय में हुआ है। चलो, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब ये प्रश्न देखो, समझ में आ रहा है ना क्लास, आप लोगों को आ रहा होगा, कोशिश आशा करती हूँ। किस वॉइसरॉय के शासनकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब अगर आपको याद होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ है, और 1919 में ही एक क्या आया है, एक्ट भी आया है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की बात हम करते हैं ना। तो
इस समय कौन होगा वाइसरॉय? चेम्सफोर्ड है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बी है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्लास, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म मैंने आपको पढ़ाया है प्रश्नों के माध्यम से, लेकिन हम क्या करेंगे, हम रिवाइज करेंगे। ये जो पूरा टेस्ट सीरीज है इस पे हम रिवीजन पे बहुत फोकस करेंगे, इसलिए हो सकता है कई बार आपको ऐसा लगे कि मैम अभी तो आपने ये चीज़ बोली थी, आप फिर बता रही हैं। मैं चाहती हूँ आपको रट जाए, जैसे मैं खड़े होके आपको बता रही हूँ ना, वैसे आप खड़े होके किसी को बताएं, ठीक है। और आपका पेपर में अगर एक भी प्रश्न यहाँ से बने तो वो गलत ना हो। मेरी मम्मी कहती थी कि उनके गुरुजी उनसे कहते थे कि वो विद्या ही क्या जो जवान पे रटी ना हो। मतलब अगर आपसे किसी ने एक शब्द दिया आपको और आप बोल ना पाए, आपको उस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं, तो वो विद्या ही क्या। तो मैं आपको इस तरीके से तैयार करना चाहती हूँ कि अगर कोई आपसे कहे कि ये लो आधुनिक भारत की किताब और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताओ कौन सा एक्ट कब आया और ये क्यों आया। हम क्या करते हैं, हम हिस्ट्री को अलग अलग करके पढ़ते हैं, अच्छी बात है। हम एक्ट्स को अलग पढ़ेंगे, हम इवेंट्स को अलग पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप इवेंट्स के बीच में ही एक्ट को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी क्लास। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जो थी, जो लॉलीपॉप देने वाली पॉलिसी थी, वो ब्रिटिशर्स को बहुत अच्छे से आती थी। तो जब जब कहीं पर कोई भी क्रांति टाइप का या कोई भी ब्रिटिशर्स को लगा कि कुछ भाई कुछ धुआं उठ रहा है, तो तुरंत ये क्या करते थे, एक कैरेट दे देते थे या फिर एक लॉलीपॉप दे देते थे। अरे रुकिए रुकिए, एक एक्ट आने वाला है, आप क्यों परेशान होते हैं। समझ में आ रहा है। 1905 के विभाजन के बाद लोगों में बहुत गुस्सा था और हर जगह विरोध हो रहा था। अब एक्सट्रीमिस्ट भी आ गए थे, गरम दल के नेता भी। तो अब ब्रिटिशर्स को लग रहा था भाई कुछ तो दिक्कत है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा रोको रोको सबको, हम लोग एक रिफॉर्म लाने वाले हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। 1919 की घटना जब हुई, जब भारतीयों ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, हमारे यहाँ के जो यंग जो जनरेशन थी, हमारी जो यूथ थे, वो आपके लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़े और आपने हमारे यहाँ रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड, ये सब करना शुरू कर दिया। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, अरे रिफॉर्म आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आ रहा है, संवैधानिक सुधार होगा। टर्म देखो, कौन करेगा संवैधानिक सुधार। साइमन कमीशन को बुला रहे हैं आप 1927 में कि 1919 एक्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को आके वो रिव्यू करे कि क्या चाहिए, मतलब किस तरीके के रिफॉर्म की आवश्यकता है। अरे, और साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं शामिल है और आप कह रहे हैं हम संवैधानिक सुधार की बात कर रहे हैं। कौन हमारा संविधान बनाएगा, हम बनाएंगे ना। कोई संवैधानिक सुधार करना किसी को होगा तो हम करेंगे ना। तो आप देखते हैं गो बैक साइमन का नारा लगता है। और जब मोतीलाल नेहरू और बड़े बड़े लीडर्स जो आईएनसी के थे, जब वो इसका विरोध करते हैं तो ब्रिक एंड हैंड जो रहते हैं वो चैलेंज कर देते हैं, अगर आप लोग इतने योग्य हैं, आप लोग इतने योग्य हैं तो आप क्यों नहीं खुद एक रिपोर्ट बनाकर तैयार करते हैं। और हमारे यहाँ के भी जो लीडर्स थे वो उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और नेहरू रिपोर्ट बनाकर तैयार कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की ही मांग की गई है और 1 साल का समय भी दिया गया है कि आप हमारे नेहरू रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करिए, और नहीं इम्प्लीमेंट होता है तब 1929 का लाहौर सेशन में हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। तो जब आप चीज़ों को समझते हुए पढ़ेंगे तो इवेंट्स आपको याद रहेंगे। हमेशा याद रखिएगा, मूवी जब आप देख कर आते हैं तो आपको बताना नहीं पड़ता कि हीरो यहाँ पे मिला था, हीरोइन यहाँ पर मिली थी, विलेन यहाँ पर आया था, आपको सब याद रहता है। तो हमारे आधुनिक भारत जो कि इतना श्रेष्ठ है, हमारे भारत का इतिहास, वो आप कैसे भूल सकते हैं। और अब अगर आप ये सोच के पढ़ रहे हैं कि एक एग्जाम में अपीयर होने के लिए 1 मार्क्स के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो फिर कभी इंटरेस्ट नहीं जगेगा। एक बार अपनी भावनाओं को उससे कनेक्ट करके देखिए कि मॉडरेट्स का क्या योगदान था, कैसे हम मॉडरेट्स के योगदान को भूल जाएं, कैसे हम कह दें कि सारा इंपॉर्टेंट रोल तो एक्सट्रीमिस्ट ने प्ले किया था, कैसे हम कह दें कि रिवॉल्यूशनरीज जो थे वो बहुत ही आक्रामक थे। सबका अपना अपना एक बहुत बड़ा योगदान है। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सबका योगदान है। हमेशा याद रखिएगा क्लास, जब भी कोई आपके सामने आकर खड़ा होगा तो आप जाते ही उसे मारने पीटने नहीं लगेंगे, ठीक है। आप उससे कहेंगे, जब 1858 में कह दिया गया कि आप हमारे सदस्य हैं, आप हमारे सिटीजन हैं, तो आपको भी लगेगा कि ये हमारा भला चाहते हैं। लेकिन ये भ्रम टूटने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। और जैसे जैसे ये भ्रम टूटेगा तो मॉडरेट्स के बाद कौन आना शुरू हो जाएंगे, रिवॉल्यूशनरीज आना शुरू हो जाएंगे, एक्सट्रीमिस्ट आना शुरू हो जाएंगे।
तो आप इस तरीके से अपनी हिस्ट्री को पढ़िए, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और कभी भी आपको किसी भी टीचर के क्लास में ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मैम समझ में नहीं आ। थोड़ा सा कनेक्ट करिए पॉइंट्स को, तो आपको मेंस में भी हेल्प मिलेगी। चलो अब जल्दी से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को देख लेते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात हम इसमें करते हैं, फिर यहाँ पर हम डायरकी की बात करते हैं। मैंने आपको बताया है जब भी हम डायरकी की बात करेंगे, हम द्वैत शासन की बात करेंगे, तो द्वैत शासन को प्रांतों में लगाया गया था किस एक्ट के तहत? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के तहत। और यही डायरकी जब सेंटर पे लगा दी गई है तो वो कौन सा एक्ट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। समझ में आ रहा है? तो पहले प्रोविंस में लगाई गई है किस एक्ट के तहत? 1919 एक्ट के तहत डायरकी। अब आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट को डायरकी नहीं पता हो गया, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को तो पता है डायरकी क्या होती है। डायरकी की जब हम बात करते हैं, हम द्वैत शासन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो भी विषय है, जो भी सब्जेक्ट है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, आरक्षित और हस्तांतरित। ठीक है, आरक्षित मतलब रिजर्व सब्जेक्ट। अब रिजर्व सब्जेक्ट, भाई कोई चीज़ रिजर्व करके रखी गई है तो किसी बड़े आदमी के लिए ही रखी गई होगी। जैसे सीट रिजर्व है, सॉरी सर आप यहाँ नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि ये सीट रिजर्व है। किसके लिए? अरे कोई आदमी आने वाला है, बड़े आदमी आने वाले, सीट पे बैठेंगे, ये उन्हीं के लिए रिजर्व है। स्पेशली आप कहीं फंक्शन में जाते हो तो आगे चमकता हुआ सोफा लगा रहता है, ठीक है, और बोला जाता है जो ऑफिसर्स आने वाले हैं, मतलब आप लोग आने वाले हो, मैं तो इमेजिन करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट उस सोफे पे बैठेंगे, ठीक है, तो वो वहाँ पे बैठेंगे, आप लोग जो पब्लिक है वो पीछे बैठेगी, तो वो सीट रिजर्व है। ठीक है, इसी तरीके से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में रिजर्व की बात की गई, रिजर्व सब्जेक्ट की और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट की, हस्तांतरित सब्जेक्ट की, और इसी को हम डायरकी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम द्वैत शासन कहते हैं। ये द्वैत शासन सबसे पहले प्रोविंस पे लगाया जाएगा, छोटे छोटे हिस्सों में लगाया जाएगा, उसके बाद 1935 में बड़े हिस्से पर सेंटर पे लगाया जाएगा। थोड़ा समझो, ठीक है। और रिजर्व सब्जेक्ट्स में कौन से विषय होंगे जहां पर किसके पास अधिकार होगा? जो ब्रिटिश सरकार है उनके नियंत्रण में होगा, जो वाइसरॉय है उसके, मतलब वाइसरॉय क्या, जो गवर्नर जनरल है, जो गवर्नर है वहां का, उसका अधिकार होगा। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स रिजर्व हैं तो उनके लिए डिसीजन वो लेंगे। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट की हम बात करेंगे तो यहाँ पर भारतीय मंत्रियों के अधीन होता था ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, छोटे मोटे, जैसे एजुकेशन हो गया, ये सब समझ में आ गया है। चलो, तो केंद्र में अभी भी पूर्ण ब्रिटिश नियंत्रण बना हुआ था। ये तो आपको 1919 की बात की गई है। अब देखो 1919 में ही रॉलेट एक्ट आया। आपको पता है चेम्सफोर्ड की बात कर रहे हैं इसलिए ये सब डिस्कस कर रहे हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म डिस्कस किए। अब हम लोग 1919 रॉलेट एक्ट को देखते हैं। रॉलेट एक्ट की जब हम बात करें तो इसे काला कानून कहा जाता है। क्यों काला कानून कहा जाता है? क्योंकि अगर ब्रिटिश सरकार को लगता है कोई जो आदमी इधर से जा रहा है, पास हो रहा है, उस पर उसे शक होता है कि भाई नहीं ये कुछ गड़बड़ आदमी है, तो पकड़ो और जेल में बंद करो कॉलर पकड़ के। अरे बेचारा वो आदमी कह रहा है अरे माई बाप हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो बस यहाँ से जा रहे थे, अरे हमें वकील तो लाने दीजिए, हमें बोलने तो दीजिए, हमें दलील तो करने दीजिए, नहीं कुछ नहीं, सीधे जेल में बंद करो, हमको लग रहा है इसलिए। ठीक है, तो इसीलिए इसे रॉलेट एक्ट को हम क्या कहते हैं? हम काला कानून भी कहते हैं, बिना वकील बिना दलील वाला कानून भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर पूरी तरीके से अगर हम देखें एक इंडिविजुअल की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई है। तो यहाँ पर देखिए ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमे के किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करने और जेल में रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध रॉलेट सत्याग्रह की बात की थी और भारतीयों में व्यापक असंतोष फैल गया था, जो बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड का कारण भी बनता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पहले ही रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट होता है और पंजाब में घोषणा कर दी जाती है कि कहीं पर भी गैदरिंग नहीं होगी, पब्लिक गैदरिंग। लेकिन पंजाब में उस समय वैसाखी का दिन था, भाई सेलिब्रेशन था, तो बहुत से लोग ऐसे थे जिनको किसके बारे में जानकारी भी नहीं थी। साथ ही साथ एक और उस समय घटना हुई थी, वो ये था जो किचलू ब्रदर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो जलियांवाले बाग में कुछ लोग थे जो कि किचलू ब्रदर्स के अरेस्ट होने के खिलाफ वहाँ पे आए थे बात करने, लेकिन वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग थे जिनको कि पता भी नहीं था कि कुछ ऐसा हो रहा है, वो तो अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के पर्पज से आए थे।
मतलब कोई भी उनका कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन उन पर भी डायर क्या करता है, गोलियां बरसा देता है। और आपको पता है जलियांवाला बाग कांड में कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। यही सब चीज़ें यहाँ दी गई है। बैसाखी का दिन था, अमृतसर में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी थी। 379 से अधिक लोग मारे गए थे और 1200 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे, लेकिन बोला जाता है इससे अधिक लोग मारे गए थे। ये तो बस एक ऑफिशियल रिपोर्ट थी। इसी के चलते इसी के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के इंस्पेक्शन के लिए जो कमीशन बिठाई गई थी, उस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था, जिसने जनरल डायर की निंदा की, लेकिन उसे कोई कड़ी सजा नहीं दी। देख रहे हैं आप, इसमें क्या किया गया, इसमें जनरल डायर की निंदा तो की इसने, हंटर कमीशन ने, लेकिन कोई भी कठोर सजा नहीं दी। ये याद रखिएगा। अब देखिए लॉर्ड, यहाँ पर एक जब प्रश्न आपको दिया गया था क्लास, तो यहाँ पर नीचे लॉर्ड विलिंगटन का भी नाम दिया गया था। तो थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दीजिए, लॉर्ड विलिंगटन से भी रिलेटेड फैक्ट्स को जल्दी से रिवाइज कराती हूँ मैं आपको। ध्यान दीजिएगा जो मैं बताने जा रही हूँ। लॉर्ड विलिंगटन की जब बात आएगी तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है कि गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ है। थोड़ा सा बताती हूँ हिस्ट्री। 1928 से चलते हैं, 1927 से चलते हैं। अब देखो, मैं यही टॉपिक आपको बताना चाह रही थी, लेकिन मैं खुद ही अपने माइंड में जो मेरी टाइमलाइन थी ना, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होती गई। मुझे लगा नहीं, मुझे अपने स्टूडेंट्स को 1927 से बताना चाहिए, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। 1927 में आप सभी को पता है साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ था। साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ था जो कि भारत आने वाली थी। तो 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आती है तो सब जगह क्या गो बैक साइमन काले झंडे लेके लोग खड़े रहते हैं, विरोध करते हैं। और ये साइमन कमीशन का ही विरोध करते समय जो लाला लाजपत राय जी थे वो लाहौर में इसका विरोध कर रहे थे, जब उन पर लाठी चार्ज चला दिया जाता है, लाठी चार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु कब होती है, जब वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे होते, कहाँ पर, लाहौर में। ये याद रखिएगा। और साइमन कमीशन भारत आती क्यों है, क्योंकि जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ था ना, उसमें एक प्रोविज़न ये भी दिया गया था, एक क्लॉज, कि 10 साल बाद भारत में पुनः एक कमीशन आएगी जो कि रिफॉर्म का क्या करेगी, इंस्पेक्शन करेगी। ठीक है, जो भी संवैधानिक सुधार की आवश्यकता होगी उसको फिर बताएगी, सजेस्ट करेगी। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को ही इंस्पेक्ट करने के लिए 10 साल के पहले ही साइमन कमीशन भारत आ जाती है। यहाँ पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो बिल्कुल खुश नहीं होती है, क्योंकि उनको पता है कि अब स्थिति दूसरी है। अब भारत में हम एक बड़ी पार्टी हैं और हम जैसे बड़े पार्टी के किसी भी मेंबर्स को इन्होंने साइमन कमीशन में नहीं लिया, ये तो गलत है। तो इसका विरोध वो करती हैं। और जब वो इसका विरोध करते हैं तो ब्रिकनहैम क्या कहता है, आप लोग इतने क्वालिफाइंग हैं तो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करिए और मुझे पेश करिए। ठीक है, फिर देखते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाती है 1928 में। नेहरू रिपोर्ट में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर हैं वो डोमिनियन स्टेटस की मांग करते हैं। ठीक है, मतलब हम अभी भी ब्रिटिश क्राउन के अंदर ही रहेंगे, हम ब्रिटिश क्राउन के अंदर ही रहेंगे, ब्रिटिश क्राउन के ही अधीन रहेंगे, लेकिन सेल्फ गवर्नमेंट हमको चाहिए, हमारी खुद की सरकार हमको चाहिए। ठीक है, और 1 साल का समय देते हैं कि आप इसको इम्प्लीमेंट करिए। लेकिन पता है ये तो भाई जो ये ब्रिटिशर्स कभी हमारी सुनते हैं, नहीं सुनेंगे। वो क्या कहते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तब 1929 दिसंबर, लाहौर, जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर तिरंगा गाड़ के कहते हैं कि अब समय गया, आज से हमारा जो डिमांड है वो पूर्ण स्वराज की है और आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा क्या एम हो गया, पूर्ण स्वराज, और 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज रूप के कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे के रूप में उसको मनाते भी हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होने वाला रहता है भारत में, जो कि कब स्टार्ट होता है अगर हम देखें तो ये जो आपका जो दांडी मार्च महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया जाता है साबरमती आश्रम से दांडी तक, 24 दिन का ये मार्च रहता है। 4-5 अप्रैल को ये दांडी के तट पर पहुंचते हैं और एक मुट्ठी नमक बनाकर क्या कहते हैं, आज से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। मतलब क्या,
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अब से अंग्रेजों द्वारा जितना भी लॉ ऐसा है जिसके कारण हम भारतीयों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, आज से हम उस लॉ को डिसओबे करेंगे। ठीक है, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहला जो लॉ ब्रेक किया जाता है वो सॉल्ट लॉ होता है। ठीक है, महात्मा गांधी एक मुट्ठी नमक बनाते हैं और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है इंडिया में। और मैंने आपको बताया है जब दांडी मार्च हो रही रहती है तो लोग सफ़ेद खादी का कपड़ा पहन के गांधी जी के पीछे पीछे चल रहे रहते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई एक सफ़ेद नदी बह रही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और दांडी मार्च होने के बाद, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होने के बाद महात्मा गांधी धरसाना की तरफ मुड़ते हैं, लेकिन उनको बीच में ही अरेस्ट कर लिया जाता है। इतनी चीज़ें क्लियर। अब इसी समय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 भी स्टार्ट होती है इंग्लैंड में, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो चुका रहता है, तो आईएनसी पार्टिसिपेट नहीं करती है और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई भी कंक्लूजन नहीं होता है। तो बोला जाता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये तय किया जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने कोई ना कोई आएगा। तो जब ये बात इंग्लैंड से फ़ोन करके भारत में बताई जाती है तो उस समय भारत का वॉइसरॉय होता है लॉर्ड इरविन। तो इरविन के कंधों पर एक जिम्मेदारी आती है कि किसी भी तरीके से आईएनसी के मेंबर को राजी करे कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है उसमें वो जाएं। तो इसीलिए एक पैक्ट साइन होता है जिसको कि हम गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं 1931 में। और गांधी इरविन पैक्ट साइन करने के बाद इरविन क्या होता है, वो भी एज अ वॉइसरॉय से अपने पोजीशन से हट जाता है और एक नया आपका वॉइसरॉय आएगा अब, जिसका कि नाम क्या है, लॉर्ड विलिंगटन है, कि याद रखिएगा। ठीक है, और लॉर्ड विलिंगटन के समय में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो दोबारा शुरू होगा। कब? 1932 में, क्योंकि 1932 में महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन समझौते के बाद जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने। इस समय जब आरटीसी इंग्लैंड में हो रही है सेकेंड, तो भारत में वॉइसरॉय लॉर्ड विलिंगटन है, लेकिन महात्मा गांधी वहाँ से दुखी लौट आते हैं, दुखी होकर। क्यों? क्योंकि मैकडॉनल्ड ने वहाँ पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बम फोड़ दिया। वो बम क्या था? उसने कहा कि हम कम्युनल अवार्ड की बात कर रहे हैं दलित्स के लिए। ठीक है, और महात्मा गांधी इससे बहुत नाखुश थे क्योंकि उनको पता था कि 1909 में पहले ही इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर दी है, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में फूट डाल दी है, आज ये और हमें डिवाइड करने के पीछे वो हो गए हैं, मतलब पीछे पड़ गए हैं। तो फिर बाद में आपको पता है 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो दोबारा शुरू होता है, जो कि बीच में पॉज लगा दिया जाता है क्योंकि आईएनसी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जा रही रहती है। साथ ही साथ कम्युनल अवार्ड अछूतों को अलग निर्वाचन मंडल देने की बात जो कही गई रहती है उसके विरोध किया जाता है। पूना में एक समझौता होता है, जब गांधी जी आमरण अनशन कर रहे रहते हैं जेल में बैठ के, तो उनकी हालत बहुत गंभीर होने लगती है। फिर BR अम्बेडकर जी से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोग एक समझौता करिए, तो फिर वो पूना समझौता होता है अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में। ठीक है, फिर भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी किसके समय में आया है? ये भी लॉर्ड विलिंगटन के समय में आया है। याद रहेगा सब लॉर्ड विलिंगटन के समय में क्या क्या हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा क्लास, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो लॉर्ड इरविन के समय में हुई है। गांधी इरविन पैक्ट भी साइन हुआ है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है तो उस समय विलिंगटन आ गया होता है। चल, कंफ्यूज मत होइएगा, आगे बढ़े। किस वॉइसरॉय ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लागू किया था? तो अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू किया गया है, तो वो लॉर्ड डेलहाउसी द्वारा। ए आपका सही उत्तर है। अब देख लो क्लास, यहाँ पर सतारा 1848, रीजन क्या था? अपुत्र राजा की मृत्यु। संबलपुर 1849, कोई उत्तराधिकारी नहीं था वहाँ पर। उदयपुर कोई उत्तराधिकारी नहीं था, ये कह के डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगाया गया। झांसी 1853, रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी गई जो उनके अडॉप्टेड सन थे। नागपुर 1854, ठीक है, यहाँ पर कोई उत्तराधिकारी नहीं था। और 1852 में अगर हम देखें करौली में, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था वो लग नहीं पाता है, इस रियासत को बचा लिया जाता है, ये याद रखिएगा। इसको याद करने का तरीका ये भी है,
सुनो झांसी की नई कहानी। सुनो झांसी की नई कहानी अगर आपको याद रहेगा तो अगर परीक्षा में कभी भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोल दिया गया कि आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। सुनो सा से सतारा, ठीक है, फिर उसके बाद नो, सुनो नागपुर, ठीक है, झांसी सी से संबलपुर, ठीक है, करौली 1852 में, लेकिन याद रखिएगा कि करौली को बचा लिया जाता है। हो सकता है परीक्षा में ये भी प्रश्न कभी बन जाए कि कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगाया तो गया था लेकिन वो बच गई थी, तो वो जगह थी करौली, ठीक है। फिर नई से नर्मदा उदयपुर याद रखिएगा, और कहानी अवध, ठीक है, हालांकि यह लैप्स की नीति से नहीं बल्कि दुर्भावनापूर्ण प्रशासन के आधार पर, मिस एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर अवध में 1856 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगाया जाता है। ये पूछा जाता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात अगर हम करें तो 1856 में अवध में किस रीजन से लगाया जाता है, तो यहाँ पर लैप्स की नीति से नहीं, यहाँ पर आपका मिस एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे किया जाता है। लेकिन आप इससे याद कर सकते हो सुनो झांसी की नई कहानी से। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप क्लास। तो याद रखिएगा अवध को किस तरीके से हड़पा गया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से नहीं, यहाँ पर मिस एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे 1856 में, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस वाइसरॉय के कार्यकाल में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था बताओ? लॉर्ड लिंथगो के, लॉर्ड वेवल के, लॉर्ड माउंटबेटन के और लॉर्ड विलिंगटन के। तो अभी तो हमने लॉर्ड विलिंगटन की बात की नहीं ना, यहाँ पर लॉर्ड लिलिंथगो के समय में लिलिंथगो के समय में क्या बोला गया? गो गो गो, क्योंकि अब क्विट इंडिया मूवमेंट आ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा ना, लिलिंथगो, गो मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ए आपका सही उत्तर है। अब ध्यान दो, लॉर्ड लिलिंथगो के कार्यकाल की जो मुख्य जो चीजें हैं, सबसे पहले आपको पता है क्लास कि 1937 में इलेक्शन हुआ था, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में अगर हम देखेंगे तो प्रांतीय इलेक्शन हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद कांग्रेस जो थी वो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। मुस्लिम लीग को बहुत कम सीट मिली थी इसमें, जिससे मुस्लिम लीग के जो मेंबर मोहम्मद अली जिन्ना थे वो नाराज भी थे, और कांग्रेस सरकार ने जनता के कल्याण के लिए कई सुधार भी लागू किए थे। ये सब आप याद रखिएगा लॉर्ड लिंथगो के समय में। अब यहीं पर क्लास 1939 में अगर हम देखेंगे, 1939 में आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब स्टार्ट हो गई है। अब जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगी ना कहीं जो अंग्रेज हैं वो चाहेंगे कि जिस तरीके से भारत ने हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मदद की थी वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी मदद करें, क्योंकि हमारी स्थिति थोड़ी बिगड़ रही है। लेकिन भारतीय क्या कहेंगे, ना कोई मदद नहीं मिलने वाली है भाई, कोई मदद नहीं, हमने अपने पास्ट से सीखा है, वहाँ पर हमने आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतनी मदद की तो आपने क्या किया, रॉलेट एक्ट्स, जलियांवाला बाग कांड, ठीक है, पंजाब जैसी जगह जहाँ से जितने भी यूथ थे सब वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ने गए, आपने वहीं पर जलियांवाला बाग हत्याकांड करवा दिया, आपने वहीं पे रॉलेट एक्ट लगा दिया, कोई मदद नहीं मिलेगी। अब ब्रिटिशर्स, लॉर्ड लिलिंथगो कहेगा अरे कौन तुमसे पूछ ही रहा है, हम किसी से नहीं पूछ रहे, कौन आईएनसी, नहीं मानते हम, डिक्लेयर कर देगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 में भारत जो है वो ब्रिटिश सरकार की तरफ से रहेगा, बिना किसी से पूछे लॉर्ड लिलिंथगो ने डिक्लेयर कर दिया। आईएनसी के मेंबर्स, यार ये तो सुधर ही नहीं रहे सब, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि ये तो सुधर ही नहीं रहे, ये क्या चल रहा है, हम रिजाइन करते हैं। जब आप हमारी जो मेन पार्टी है, जो हमारा मेन रुतबा है, आज हम इतनी स्ट्रांग पार्टी हैं भारत के, जब आप हमसे कोई सलाह मशवरा भी नहीं कर रहे हैं और बिना पूछे आप डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि भारतीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स का साथ देंगे, तो हमारा मतलब ही क्या, हम रिजाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप कि 1939 में जब ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की तो वाइसरॉय लिलिंथगो ने भारत को बिना भारतीयों की सहमति से युद्ध में झोंक दिया, ठीक है। और
कांग्रेस ने इसका विरोध किया और सभी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अभी 1935 में बोला गया है ना इलेक्शन के बारे में, और 1935 के एक्ट के तहत 1937 में इलेक्शन भी कंडक्ट कराया गया है, जिसमें कांग्रेस 11 प्रोविंस में से 18 प्रोविंस में सीट भी जीती है। लेकिन अब कांग्रेस क्या करेगी, इस्तीफा दे देगी सभी मंत्रिमंडल से, ठीक है। और जो मुस्लिम लीग है, जो कि बहुत ही खराब जिसने परफॉर्म किया था इलेक्शन में, वो बड़ी खुश हो जाएगी कांग्रेस के इस्तीफा देने से, और क्या बनाएगी, मुक्ति दिवस, डे ऑफ डिलीवरेंस के रूप में, ठीक है। इसके बाद मुस्लिम लीग ने डिवाइड एंड रूल की नीति को अपना लिया था, तो ये याद रखिएगा। तो डिवाइड एंड रूल की नीति की बात करेंगे तो मुस्लिम लीग से ही रिलेटेड ये प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने किस सेशन में, ठीक है, कब पाकिस्तान की मांग की थी। तो याद रखिएगा 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी। कौन सा सेशन था मुस्लिम लीग का, लाहौर सेशन था 1940 का, ठीक है। इस प्रस्ताव को पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी का समर्थन किया था यहाँ पर, तो ये याद रखिएगा। मुस्लिम लीग के किस सेशन में पाकिस्तान की डिमांड की गई, या मुस्लिम लीग के किस सेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी की बात की, तो लाहौर सेशन 1940 में, ये याद रखिएगा क्लास। चलो अब ये सब चीज़ें कितनी बार मैंने आपको पढ़ाई है, प्लीज़ मुझे बताइएगा, याद हो रहा है ना, चीज़ें दिमाग में बैठ रही है ना, को रिलेट हो पा रही है ना, हिस्ट्री समझ में आ रही होगी। तो अब देखो 1939 का समय ब्रिटिशर्स ने क्या कह दिया, डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर कर दिया, भारतीय हमारे साथ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा किससे पूछ के किया, उन्होंने कहा खुद से किया। उन्होंने कहा हम एक मेजर पार्टी हैं, आप हमारी बात नहीं सुनते हैं, कभी भी सुनिए, हाँ हमको अच्छा नहीं लगता आप आईएनसी की बात नहीं सुनते हैं, जब मन करता है खुद से कुछ भी बोल देते हैं, हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम इस्तीफा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैसा लग रहा है, जैसे हाँ छोड़िए, अब थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए एक वो बता रही हूँ ऐसे, जैसे अब घर में लड़ाई हो रही है, पत्नी ने पति से कहा आप हमारी बात ही नहीं सुनते, खुद ही डिसीजन ले लेते हैं घर का, हम जा रहे हैं अपने मायके, हम इस्तीफा दे रहे हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या कहा, अरे हम भी तो कोई पार्टी है, यहाँ के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी हम ही हैं, और आप हमसे बिना पूछे ही इंडियंस को युद्ध में ढकेल दे रहे हैं, भारतीयों को, हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम छोड़ दे रहे हैं। 1935 के एक्ट के तहत जो 1937 में इलेक्शन हुआ, 11 से 8 प्रोविंस में हम जीते, हम सारी सीटों से इस्तीफा दे रहे हैं। यहाँ पे मुस्लिम लीग जो बगल वाली पड़ोस वाली आंटी हैं, वाह बहुत अच्छा हुआ जा रही है, तो बहुत मुस्लिम लीग ताली बजा रहे हैं, डे मुक्ति दिवस के रूप में मना रहे हैं। समझिए, ये पूरी समझिए कितना मज़ेदार है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेशर हुआ जा रहा है कि भाई किसी भी तरीके से भारतीयों को लाओ, भारतीयों को लाओ। अब लोग सोचो, जब लोगों को पता चला होगा कि हमने जिसको वोट किया उसने रिजाइन कर दिया, तो लोगों का गुस्सा तो और खौल गया होगा, अरे ऐसा कैसे हो गया, हमने उनको मंत्री बनाया, हमने उनको उस पोजीशन पे पहुंचाया था। अब यहाँ पर देखो, जो लोग जो रिश्तेदार होते हैं, जो शादी कराए रहते हैं, अरे ऐसे कैसे घर से चले गए, हाँ हमने शादी कराई थी, तो वही वाला माहौल बन रहा है। तो आईएनसी के मेंबर्स ने जब छोड़ा तो लोगों ने कहा अरे ऐसे कैसे, हमने बिठाया था, और आक्रोश बढ़ता गया, हम नहीं इनकी मदद करेंगे वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। अब यहाँ से ब्रिटेन से कॉल आ रहा है, भैया कुछ भी करो, ऑफर दो, लालच दो, कुछ भी करो, लेकिन इनका सपोर्ट मांगो। तो अगस्त ऑफर आता है, ठीक है, अगस्त ऑफर आता है, जिसमें कि क्या, संवैधानिक सुधार की बात की जाती है। कहा जाता है इंडियन से कि भाई सुनो, हम आपके लिए एक ऑफर लेके आए हैं, बहुत ही अच्छा ऑफर है ये, आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं ना कि आपके संविधान का विकास हो, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत होगी, ठीक है, संविधान सभा की ज़रूरत होगी, तो हम संविधान सभा का गठन करेंगे। बस एक बार ये वॉर ख़त्म होने दो, फिर उसके बाद वॉर काउंसिल बनाया जाएगा, जिसमें भारतीय भी सम्मिलित होंगी, और फिर देखा जाएगा कि कैसे काउंसिल, कैसे संविधान सभा का गठन होना है, सब चीज़ें, बस वॉर ख़त्म होने दो, बिल्कुल परेशान मत होइए। और दूसरी चीज़, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, डोमिनियन स्टेटस देंगे हम। अब यहाँ पर आईएनसी के मेंबर और खौल गए, अब और खौल गए, क्यों खौल गए, अरे डोमिनियन स्टेटस 1929 में ही छोड़ के आए हैं, कह दिया था पूर्ण स्वराज। अब अगस्त ऑफर में आप डोमिनियन स्टेटस देने की बात करो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हो वॉर के बाद हम एक काउंसिल बनाएंगे, वॉर काउंसिल जो सब डिसाइड करेगा, हटो, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, तो अगस्त ऑफर को ठुकरा दिया जाता है।
पाकिस्तान क्यों ठुकराएगी? क्योंकि 1940 में अभी अभी पाकिस्तान ने कहा, मुस्लिम लीग क्यों ठुकराएगी? क्योंकि 1940 में अभी लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग ने क्या कह दिया कि हमें तो पाकिस्तान चाहिए, टू नेशन थ्योरी बोल दी गई है। तो अब अगस्त ऑफर में कहीं भी टू नेशन थ्योरी तो नहीं दिख रही है, पार्टीशन की बात तो नहीं दिख रही है। मुस्लिम लीग इसलिए रिजेक्ट कर देगी, आईएनसी इसलिए रिजेक्ट कर देगी कि अब तो हमको डोमिनेंट स्टेटस चाहिए नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए। दोगे कि नहीं ये बताओ सीधे, नहीं, जाओ। फिर नहीं जाते हैं, फिर क्रिप्स आते हैं अपने अटैची लेके कि भाई हम मदद करते हैं, हम कुछ सॉल्व करते हैं। क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स पहले भी भारत आ चुके हैं, उनको लगता है अब हम कुछ कहते हैं, सुनो कोई बात नहीं, हम चिंता मत करिए, आपको हम डोमिनेंट स्टेटस देंगे, असेंबली बनवाएंगे, आप लोग मेंबर्स रहेंगे, अपने संविधान को लिखिएगा, ठीक है, फिर देखा जाएगा। सब पहले युद्ध तो ख़त्म होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ जो आपके जो प्रिंसली स्टेट हैं, अगर वो चाहेंगे ज्वाइन करना तो ज्वाइन करें, नहीं तो नहीं ज्वाइन करें। और जो आपके जो ऐसे लोग हैं जो अभी दबे हुए, जो वनरेबल सेक्शन है, उनको हम वीटो पावर भी देंगे, माइनॉरिटीज़ को वीटो पावर भी देंगे, क्रिप्स कहते हैं। तो ये सबके विश्वास को जीतने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, महात्मा गांधी कहते हैं यू आर पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स, तुम पोस्ट डेटेड चेक हो, मुझे तुम्हारी बात सुननी ही नहीं है, जाओ 1929 पूर्ण स्वराज, अब बोलो तुम लोग डोमिनियन नहीं चाहिए, जाओ, सबको भागो। तो यही सब चीज़ें चल रही रहती है उस समय। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो बहुत ही अच्छी है हिस्ट्री, ठीक है। तो देख लो, अगर हम देखें 1936 से 1943 के समय, तो सबसे पहले तो आपको पता है 1937 में इलेक्शन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, जिसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाती है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है वर्ल्ड में। लाहौर प्रस्ताव में 1940 में मुस्लिम लीग किस चीज़ की डिमांड कर देती है कि हमें अब क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, टू नेशन थ्योरी, विभाजन की बात कर देती है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। ब्रिटिश सरकार क्या कहती है, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को भविष्य में अधिक अधिकार देने का वादा करती है, डोमिनियन स्टेटस देने का वादा करती है, संवैधानिक सभा के गठन की बात करती है, लेकिन ये नकार दिया जाता है। 1942 वर्ल्ड वॉर सेकेंड में और स्थिति बिगड़ रही रहती है। तो यहाँ पर भारत को युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस देने की जो बात कही जा रही थी बार बार, उसको भी ठुकरा दिया जाता है, पोस्ट डेटेड चेक कह दिया जाता है, ठीक है। 1942 में क्या होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, लिंथ गो के समय गो गो गो, करो या मरो का नारा दे दिया जाता है, ठीक है। और बंगाल अकाल भी पड़ता है जिसमें लाखों लोग मर जाते हैं 1943 में। यहीं पर 1940 में क्लास आप एक चीज़ और लिख लीजिए, इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको पता है जो पहले सत्याग्रही महात्मा गांधी द्वारा चुने जाते हैं वो विनोबा भावे थे, और दूसरे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो हर पॉइंट से आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। आगे देखते हैं, पढ़िए, तब तक मैं एक घूंट पानी पी लेती हूँ, लगातार बोल रही हूँ। तो चलिए आप लोग तब तक इसको पढ़िए, देखिए क्या दिया गया है। अंडर विच वाइसरॉय डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस? तो बताइए, ये तो आसान प्रश्न है। बताइए क्लास, कौन था जिसके समय में भारत का विभाजन भी हुआ, भारत पाकिस्तान और भारत में डिवाइड हुई, रेड क्लिफ लाइन खिंची और साथ ही साथ इंडिपेंडेंस भी मिली। तो उस समय कौन था वाइसरॉय? तो उस समय जो वाइसरॉय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और लॉर्ड माउंटबेटन ने ही रेड क्लिफ आयोग का गठन किया था। कब किया था? 14 अगस्त 1946 को, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक प्रश्न और बन सकता है कि माउंटबेटन के बाद कौन वाइसरॉय बना था? तो चक्रवर्ती राजा गोपालचारी का भी नाम याद रखेंगे आप। ये तो आसान प्रश्न था, बी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, किस वाइसरॉय के कार्यकाल में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया? मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता है, लॉर्ड हार्डिंग के समय, बी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, किस वाइसरॉय के कार्यकाल में साइमन कमीशन भारत आया था? तो बताइए साइमन कमीशन कब आया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय, 1919 वाला समय चल रहा है, लॉर्ड विलिंगटन के समय बताइए, या फिर लॉर्ड लिंथगो के समय? लिंथगो तो बाद वाला समय है। तो 1919
में चेम्सफोर्ड है, ठीक है, इरविन 1931 में है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इरविन ना, ध्यान दीजिएगा। साइमन कमीशन की बात हुई है क्लास, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट 1927-28, लाहौर सेशन 1929, ठीक है, फिर गांधी इरविन पैक्ट 1931, ठीक है। इस समय कौन है, इस समय आपका इरविन है, ये याद रखिएगा, सारी चीजें देख लो एक बार, रिवाइज करना है तो। इरविन के समय साइमन कमीशन, ठीक है, गो बैक साइमन का विरोध किया गया, किसकी मृत्यु हो गई, लाला लाजपत राय की, जब वो लाहौर में विरोध कर रहे थे, लाठीचार्ज हो गई थी, ठीक है, 1927 में, ठीक है क्लास, कोई दिक्कत, एक बार देख लो आपकी रिकॉर्डिंग हो रही, ठीक है। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट 1928, डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई। दिल्ली घोषणा 1929, भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की चर्चा के लिए। फिर लाहौर अधिवेशन 1929, जब हमने क्या कहा, डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूर्ण स्वराज, किसने प्रिसाइड किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। 26 जनवरी को 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की बात की गई थी। दांडी मार्च 1930 में स्टार्ट हुआ था, क्लियर है ना, 24 दिन का मार्च था, खत्म कहाँ हुआ था, दांडी में, एक मुट्ठी नमक बनाकर। फिर यहाँ पर गांधी इरविन समझौता 1931, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हो गए थे। चलो, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बताई है। अगला क्लास, किस वाइसरॉय के कार्यकाल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, बता दो। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, और रॉलेट एक्ट भी इसी समय आया था। अगला देखो यहाँ पर, किस वाइसरॉय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की स्थापना की थी। मैंने अभी क्लास के स्टार्टिंग में आपको बताया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की स्थापना किसने की थी, लॉर्ड डेलहाउसी, कर्जन, कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस याद रखिएगा। लॉर्ड डेलहाउसी का नाम जब आएगा तो आप याद रखिएगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। लॉर्ड कर्जन के समय पे तो मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बताई, जैसे यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 बताया, 1901 में हमने ASI की बात की, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात की, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको कोलकाता कॉरपोरेशन की बात बताई थी ना, फिर 1899 में, और यहीं पर मैंने नॉर्थ नदर्न वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की भी बात बताई थी, और बंगाल का विभाजन की भी बात, ये सब कर्जन से रिलेटेड था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करेंगे, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। लॉर्ड विलियम बेंटिक का एक बहुत बड़ा रोल क्या था, इन्होंने सती प्रथा को खत्म किया था, ये याद रखिएगा। चलो आगे बढ़े, देखो यहाँ पर क्लास, स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसके समय में आया था, जिसको कि हम जमींदारी प्रथा भी कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1793, ठीक है। मैंने आपको बताया था जमींदारी प्रथा में क्या होता था, यहाँ पर ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करते थे, बीच में जमींदार हुआ करते थे, और ये पीजेंट हुआ करते थे। जो टैक्स हुआ करता था वो जमींदार पीजेंट से, जो लोग हुआ करते थे उनसे कलेक्ट करते थे, और फिर वो जमींदार उस टैक्स को ब्रिटिश ऑफिसर्स को दिया करते थे। तो आप अक्सर मूवीज़ में देखते होंगे, जब ब्रिटिश ऑफिसर ऐसे बैठा रहता और कहता, क्यों जमींदार साहब आप चाहते हैं कि आपकी ज़मींदारी किसी और को दे दी जाए, तो जमींदार कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं अभी मैं टैक्स अभी लोगों से लेकर आपको दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। तो ये जमींदारी सिस्टम थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पे, आपने देखी होगी मूवीज में ये सब सीन। न्यायिक सुधार की बात करें, भारतीयों को उच्च न्यायिक पदों से बाहर रखा गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। पुलिस सुधार याद रखिएगा, पुलिस रिफॉर्म, ठीक है, ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आया था। तीसरा, मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, ठीक है, और प्रशासनिक सुधार भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। तो थर्ड मैसूर युद्ध भी याद रखिएगा। चलो अगला प्रश्न देखें, किस वाइसरॉय के कार्यकाल में भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों के लिए प्रवेश की अनुमति दी गई थी, तो बताइए किस में, लॉर्ड डेलहाउसी में, लॉर्ड कैनिन में, लॉर्ड लिटन में, या फिर लॉर्ड रिपन में। आपको लगता है कि लिटन विटन ये सब काम करेगा, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, लॉर्ड रिपन।
मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी लिटन की बात होगी तो हमेशा सोचिएगा ये थोड़ा बदमाश टाइप का आदमी था। वेनाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया, फिर आर्म्स एक्ट लेकर आया, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ बदमाशी वाला कर रहा था। लेकिन लॉर्ड रिटन के बाद एक आदमी आता है लॉर्ड रिपन, जिसको कि हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। जब हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं ना, उसमें पहला चीज़ दिया रहता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन आपके एक और चीज़ के लिए बहुत फेमस थे, इल्बर्ट बिल के लिए। ये भी याद रखिएगा, इल्बर्ट बिल के लिए। इल्बर्ट बिल क्या था? इल्बर्ट बिल में ऐसा था कि जो यूरोपियन केसेस होते थे, ठीक है, किसी यूरोपियन पे अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो उसको कोई भी इंडियन जज नहीं सुन सकता था। तो एक डिस्क्रिमिनेशन था यूरोपियन जज और इंडियन जजेस के बीच में। अगर कटघरे में कोई यूरोपियन खड़ा है ऐसे, तो ऑर्डर इंडियन जज नहीं देगा, भले ही वो क्वालिफाई क्यों ना हो। और इसी चीज़ को ख़त्म करने की बात कही गई थी इल्बर्ट बिल में। बोला गया था इंडियन जज अगर उतनी योग्यता रखता है यूरोपियन जज के बराबर, तो वो यूरोपियन केस को ट्रायल ले सकता है, मतलब वो एज अ जज बैठ सकता है, ऑर्डर कर सकता है, भले खटकरे में एक यूरोपियन खड़ा हो। लेकिन जो यूरोपियंस थे वो इसका विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि वो कहीं ना कहीं भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, और अगर बाई चांस किसी भारतीय ने उन पर कोई केस थोप दिया और वो उस केस की सुनवाई कोई भारतीय जज ही कर रहा है, तो मतलब उसको पनिशमेंट मिलेगी ही। इसीलिए इस बिल का बहुत विरोध होता है। ये इल्बर्ट बिल के नाम से जाना जाता है। किस समय आया था? लॉर्ड रिपन के समय। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। वेनाकुलर प्रेस एक्ट किसने खत्म किया था? लॉर्ड रिपन ने खत्म किया था। सब याद रखिएगा। चलो अगला देखते हैं, किस वॉइसरॉय के कार्यकाल में भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 पारित हुआ था? तो 1910 की बात है तो ये तो आपको पता ही है। कर्जन 1905 में है, चेम्सफोर्ड 1919 में है, लॉर्ड हार्डिंग 1911 में है, ठीक है। मॉले मिंटो रिफॉर्म की जब बात करते हैं तो 1909 में है। तो लॉर्ड हार्डिंग के समय याद रखिएगा। अगर आपको वो पता है तो आराम से आप इन सब प्रश्नों को कर सकते हैं, याद रखिएगा। चलो, किस वॉइसरॉय के कार्यकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लागू हुआ था? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 किसके समय में आया है? लॉर्ड कर्जन के समय में। तो ए आप टिक लगा लो, ए जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखो, ड्यूरिंग हुज टेन्योर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी कांग्रेस हेल्ड? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन है वो 1885 में हुआ है। कहाँ पर हुआ है बताओ क्लास? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, कहाँ? मुंबई में हुआ है। अध्यक्षता किसने की है? उमेश चंद्र बनर्जी ने की है। सेक्रेटरी कौन है? एओ ह्यूम है, ठीक है, क्लियर है ना? और कौन वाइसरॉय है? लॉर्ड डफरिन है। लॉर्ड डफरिन क्या कहता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस तो माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट कर रही है, कुछ लोगों को रिप्रेजेंट करे, लॉर्ड डफरिन कहता है ना। लॉर्ड कर्जन जो है, जिसके समय में बंगाल का विभाजन हुआ है 1905 में, वो क्या कहता है कि जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो बिखर रही है, मतलब टूट रही है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी पतन को देखूँ, मतलब डाउनफॉल को देखूँ। ये स्टेटमेंट लॉर्ड कर्जन द्वारा दिया गया है। ये पूछा भी गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखिए, किस वॉइसरॉय के कार्यकाल में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित हुआ? तो क्लास ये भी अब आपको पता है, 1861 के एक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो वो पारित हुआ है लॉर्ड कैनिंग के समय में, ठीक है। चलो आगे बढ़े। किस वॉइसरॉय के कार्यकाल में भारतीय दंड संहिता लागू हुई है? तो बताइए, 1861 की हम बात कर रहे हैं। इंडियन पैनल कोड की आपको पता है, इंडियन पैनल कोड जो था वो आपका 1862 में लागू हुआ था। ये याद रखिएगा, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, वो भी लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड कैनिंग का जो समय है वो आप कोरिलेट कर पा रहे हैं ना, कि जब हम 1857 की क्रांति के बाद 1858 में आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, तो उसके बाद कौन आता है पहला वॉइसरॉय? बताओ, लॉर्ड कैनिंग पहला वॉइसरॉय आता है। याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग इंपॉर्टेंट है क्लास आपके लिए, इसलिए बता रही हूँ मैं। तो लॉर्ड कैनिंग आता है 1856 में, और वो भारत में कब तक रहता है? 1862 तक रहता है। ये याद रखिएगा आप लोग, 1862 तक लॉर्ड कैनिंग रहता है। इंडियन पैनल कोड की जब हम बात करते हैं तो 1861 में ये आता है, और उस समय वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग रहता है।
ठीक है। कोलकाता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज में 1857 में। वो किसके समय में होता है? वो भी लॉर्ड कैनिंग के समय में होता है। याद रखिएगा आप लोग। अगर आपको इतना ही पता है कि 1856 से 1861 तक लॉर्ड कैनिंग है, तब भी आप आराम से कर लेंगे। लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड कैनिंग जो है वो क्या है? वो फर्स्ट वाइसरॉय है, ठीक है। इंडियन पेनल कोड 1861 लॉर्ड कैनिंग के समय, 1861 एक्ट लॉर्ड कैनिंग के समय, ठीक है। और अगर हम देखें मुंबई, कोलकाता और मद्रास में जो यूनिवर्सिटी है लंदन के तर्ज में गठन हुआ है, वो भी लॉर्ड कैनिंग के समय में। अगला देखिए, किस वाइसरॉय के कार्यकाल में भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 पारित हुआ? तो अभी तो हमने इसको देखा है, ये प्रश्न आपका रिपीट कर गया, लॉर्ड हार्डिंग है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, किस वाइसरॉय के कार्यकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, ये भी रिपीट है, लॉर्ड कर्जन के समय में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है क्लास, ये मैंने आपको करा दिया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, तो जल्दी बता दो, लॉर्ड कैनिंग, ए आपका सही उत्तर है। किस वाइसरॉय के कार्यकाल में भारतीय दंड संहिता आईपीसी लागू हुई है, इंडियन पेनल कोड? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में। किस वाइसरॉय के कार्यकाल में भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 पारित हुआ है? तो ये लॉर्ड हार्डिंग के समय में। ये रिपीटेड क्वेश्चन, हाँ अब नहीं, अब आ गया, ठीक है। अभी तक रिपीट हो रहे थे, चलो रिवीजन हो गया, ध्यान देना। अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 व्हाट पावर वाज ग्रांटेड टू द वाइसरॉय, ठीक है। अगर हम 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट की बात देखें तो इसमें क्या पावर दी गई थी वाइसरॉय को? द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द इमरजेंसी, टू पावर टू डिस्कस द बजट, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स, द पावर टू डिसॉल्व द प्रोविंशियल असेंबली। तो यहाँ पर क्लास आप लोग याद रखिएगा, जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर 1861 के तहत जो ऑर्डिनेंस पावर इशू करने की बात की गई थी, ठीक है, कि आपातकालीन स्थिति में ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, वाइसरॉय द्वारा। और अगर अभी हम देखें अपने भारतीय संविधान में, तो प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल के तहत ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर होती है? प्रेसिडेंट को बताइए, तो आर्टिकल 123। और जब हम बात करेंगे गवर्नर की, तो आप क्या बताएंगे? 213। याद रखिएगा क्लास, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें पावर टू इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द इमरजेंसी, वो किसके तहत? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। उस समय वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एज पर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 what was the increased number of member in the सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल? 1892 के अगर हम एक्ट को देखेंगे क्लास, तो यहाँ पर काउंसिल में नंबर ऑफ मेंबर्स को बढ़ा दिया गया था, और वो कितना बढ़ाया गया था ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की गई है 1892 के, तो बताइए कितने मेंबर्स को बढ़ाया गया था यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल में? बताइए क्लास। 1861 के बाद आपका 1892 एक्ट आता है, तो यहाँ पर जो संख्या थी वो न्यूनतम 8 और मैक्सिमम कितनी कर दी गई थी? 20 कर दी गई थी, ये याद रखिएगा। प्रोविंशियल में 8 और 20 कर दी गई थी। एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। नहीं, देखिए यहाँ पर एक चीज़ में कंफ्यूजन है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर किसकी बात की गई है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेंबर इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल? बोला गया है केंद्रीय विधान परिषद में, तो ये तो 16 थी, ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद के जब हम मेंबर्स की बात करते हैं तो वो जो थी वो 16 थी, याद रखिएगा। इस अधिनियम द्वारा कार्यकारिणी की जो सदस्य की संख्या थी वो कम से कम 10 तथा अधिकतम 16 कर दी गई थी। और प्रांतीय की जब हम बात करेंगे तो प्रांतीय की कितनी कर दी गई थी? अधिकतम 8 से 20 कर दी गई थी, ये याद रखिएगा। और 1892 एक्ट ही है जिसमें कि प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार। अगला देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861? टू इंक्लूड द इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, टू रिड्यूस द लेजिस्लेटिव पावर टू द प्रोविंस, टू रिड्यूस द पावर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट,
टू एस्टैब्लिश द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था 1861 का, वो था कि जो प्रांतीय विधायी शक्तियां थी उनको बहाल करना। ये याद रखिएगा यहाँ पर। बी आपका एकदम सही उत्तर है, टू रिस्टोर द लेजिस्लेटिव पावर टू द प्रोविंसेस। ठीक है, आगे बढ़े क्लास। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत विधान परिषदों की संख्या को किस नए अधिकार से सशक्त किया गया था? द राइट टू डिस्कस द बजट, टू राइट टू मेक द लॉ, टू राइट टू रिमूव द एग्जीक्यूटिव, टू राइट टू कंडक्ट द इलेक्शन। मैंने आपको बताया है कि 1892 में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार दे दिया गया था, तो बजट पर चर्चा करने का अधिकार दे दिया गया था 1892 के तहत। अगर ऑर्डिनेंस इशू करने की बात की जाएगी कि वॉइसरॉय को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर किसके तहत दी गई थी, तो आप कौन सा एक्ट बताएंगे? 1861 एक्ट बताएंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछने के अधिकार को बजट डिस्कस करने की बात आएगी तो आप 1892 एक्ट बताएंगे। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये कई बार पूछा गया है। अब देखो, अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इनटू व्हाट सिस्टम वाज द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ट्रांसफॉर्म्ड? यूनिटरी, फेडरल, डायरकी या फिर पोर्टफोलियो? तो यहाँ पर याद रखिएगा पोर्टफोलियो, आपका ए जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्लास। अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 what type of majority was maintained in the legislative council? गैर आधिकारिक बहुमत, आधिकारिक बहुमत, ऑफिशियल, निर्वाचित मतलब इलेक्टेड मेजॉरिटी या फिर कंपोजिट संयुक्त मेजॉरिटी? तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है क्या? वो है आपका आधिकारिक मेजॉरिटी, ऑफिशियल मेजॉरिटी। ठीक है, फिर देखिए अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 व्हाट पावर वाज ग्रांटेड टू द वॉइसरॉय? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है 1861 एक्ट के तहत वॉइसरॉय के पास ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर आ गई थी। बजट को डिस्कस करने की पावर 1892 के तहत आई थी। क्लास फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं अंडर हाँ मुझे लग रहा है 2 बार कॉपी पेस्ट ये हो गया है। अच्छा सॉरी, मैं ही उसको वो कर रही हूँ क्या? 1 मिनट रुक जाइए क्लास बस। हाँ, ये क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 2 बार कॉपी हो गया है मुझे लग रहा है। तो अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया तो उसको फिर से रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। चलो अब सेशन को यहीं पे एंड करेंगे और आशा करती हूँ क्लास में आपको चीज़ें समझ में भी आई हो। बहुत लंबी क्लास नहीं रखेंगे, नहीं तो आप लोग को भी नींद आने लगेगी। लास्ट क्लास में मैंने लिख दिया था कि आज की क्लास थोड़ी छोटी है, थोड़ा समय कम है, तो इसीलिए मैं लंबी क्लास नहीं ले पाई। तो कुछ बच्चे खुश भी हो गए कि चलिए मैम अच्छा है कम क्लास ली। तो चलिए अपार्ट फ्रॉम द जो बस मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पूरा सेशन समझ में आ रहा हो। मैं आशा करती हूँ कि मेरी जो क्लासेस है वो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, और अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है, कभी भी कहीं भी दिक्कत होती है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दिया करिए। उसमें देखिए क्लास, जब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं बताएंगे कि मैम मेरे लिए ये टॉपिक कवर कर लीजिए, तो अब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे स्टूडेंट्स को दिक्कत कहाँ हो रही है। इसलिए कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे के बीच में ये कमेंट बॉक्स बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बता दिया करिए कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है, ताकि आने वाले सेशन में हम उसको प्रश्नों के माध्यम से कवर करें। और बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा जिन स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को अभी तक मैंने कवर नहीं किया है। मेरे दिमाग में एकदम लिस्ट बनी हुई है कि मेरे स्टूडेंट्स को कौन कौन से टॉपिक्स मुझे पढ़ाने हैं। जैसे रिवर सिस्टम मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स ने बोला है रिवर सिस्टम, वो मैं लेकर आऊँगी। योजना से रिलेटेड क्वेश्चन वो लाया जाएगा। ठीक है, सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन लाना है मुझे। और साथ ही साथ अभी आप में से किसी स्टूडेंट ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट्स को एक बार और पढ़ाने को बोला है, तो वो भी मैं पढ़ा दूंगी प्रश्नों के माध्यम से। और किसी को कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक ने अर्थक्वेक और ये सब भी बोला था, तो वो भी कवर किया जाएगा। तो एकदम मेरे माइंड में लिस्ट है आपके प्रश्नों की, उसको कवर करेंगे। बस 1-2 दिन का समय लग जाता है, क्योंकि क्लासेस हम तैयार करते हैं तो आपके लिए लेके आते हैं, तो उस दिन अगर हम आपके कमेंट पढ़ते तो तुरंत नहीं, और वो सही भी नहीं रहेगा। अब आज मैं आधुनिक भारत आपको पढ़ा रही हूँ, एकदम सीक्वेंस से हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने प्रश्नों को डिस्कस किया। बीच में अभी मैं अर्थक्वेक डिस्कस करने लगूँ तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, लेकिन क्लास
आप मुझे बताइएगा ज़रूर, हो सकता है मैम तुरंत ना आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाएँ, लेकिन आने वाले सेशन में ज़रूर दूँगी मैं। तो धन्यवाद, आप लोग खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि मेरे सारे स्टूडेंट खूब पढ़ें और खूब आगे बढ़ें, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अपने प्रति वफ़ादार रहिएगा, ठीक है? किसी को दिखाने के लिए आपको नहीं पढ़ना है, आपको खुद के लिए पढ़ना है, आपको उस सीट पे बैठना है, ठीक है, जहाँ पर आप बैठना चाहते हो, इसलिए आपको पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना है। और जब आप पूरी ईमानदारी के साथ अपना कर्म करेंगे तो ईश्वर आपको ज़रूर सफलता देगा, ये चीज़ याद रखिए। और हमेशा आप आज जहाँ पर भी हैं, वहाँ पर आपके पीछे बहुत आपके माता पिता, भाई बहन, सबका आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है, आपके दादी बाबा, नाना नानी का आशीर्वाद है। तो हमेशा उनको प्रणाम करके अपने जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए, खुद को खुश रखिए और दूसरों को भी खुश रखिए। ऐसे शब्दों का कभी भी प्रयोग मत करिए जिससे आपको दुख हो और सामने वाले को भी दुख हो, ठीक है? तो बस अब आप लोग खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, खूब पढ़िए, कोई भी दिक्कत होगी तो मैम को ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच क्लास।